अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेचुरल फिलॉसफी पर सीरीज P10 के लेक्चर नंबर 7 में एक बार आपका फिर से खुशामदीद। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक मोशन और इसके काइंड्स, यानी कि इस चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक 10.3 को हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है पीरियोडिक मोशन। जैसा कि बोर्ड पर डेफिनेशन लिखी है, इफ अ बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ मोशन, बॉडी क्या करती है, बैक एंड फोर्थ मोशन क्या करती है, जनरेट करती है अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। अब क्या होता है पीरियोडिक मोशन? सिंपल सी अगर एक बात की जाए तो पीरियोडिक का क्या मतलब होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बार बार क्या हो रही हो, रिपीट हो रही है, पीरियोडिक कहलाती है। यानी कि एक ऐसी मोशन, किसी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी मोशन जो बार बार क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, बार बार क्या कर रहा हो, वो मूव कर रहा हो, उसी जगह पर वापस आ रहा हो, जैसे किसी एक पॉइंट पर क्या हो रहा हो, वो वापस आ रहा हो, बार बार उस पॉइंट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार उस मोशन को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। ऐसी मोशन क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाती है। कैसे? अगर मान ली जाए ये अर्थ है, ब्लू सा, और ये रोटेट कर रहा है, हमने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया, और अर्थ क्या करना शुरू करता है भाई, रिवॉल्व करना शुरू करता है, करता है, और एक टाइम के बाद रिवॉल्व करके वापस कहाँ आ जाएगा, अपने इसी पॉइंट पर, और फिर से चलना शुरू करेगा, और करते फिर से वापस कहाँ आ जाएगा, उसी पॉइंट पर, और फिर चलना शुरू करेगा, और फिर चलते चलते क्या होगा, उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा। यानी कि अर्थ क्या कर रहा है, बार बार अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अपनी पोजीशन को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी पोजीशन को क्या करता जा रहा है, ये रिपीट करता जा रहा है। तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाती है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का बार बार अपनी पोजीशन को, बार बार अपनी पॉइंट को क्या करना, रिपीट करना, क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। ये तो बात कर ली अर्थ की, जैसा कि अर्थ 365 डेज लेता है एक पीरियड मोशन क्या करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी जहां से वो चलता है वहां पर वापस आने में वो कितना टाइम लगाता है, 365 डेज। तो अगला भी कितना टाइम लगाएगा, 365, नेक्स्ट भी कितना लगाएगा, 365। यकीनन तो हर टाइम के बाद, हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 365 डेज के बाद वो बार बार कहाँ पर आ रहा है, अपने मेन पॉइंट पर, जहाँ से वो चला था वापस वहीं पर आ रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसी तरह इसकी अगर एग्जांपल ले ली जाए, ये किसमें है भाई, रेस्ट में है। किसमें है, रेस्ट में। मैं इसे थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, डिस्प्लेस कर देता हूँ। अगर ये रेस्ट में था तो ये क्या है, इसका मेन पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी जहाँ पर ये किसमें है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा, ये बैक एंड फोर्थ मूव जनरेट करना शुरू कर देगा, मोशन जनरेट करना शुरू कर देगा। यानी कि जब मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो एक नए पॉइंट पर ले गया, ए पर, और जैसे ही मैंने इसे रिलीज किया, ये कहाँ की तरफ मूव करना शुरू हुआ, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाकर रुका नहीं, बल्कि आगे की तरफ मूव कर गया, और वापस वहां जाने के बाद, किसी खास डिस्टेंस पे जाने के बाद दोबारा से कहाँ की तरफ आया, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास। और बार बार ये मोशन क्या करता चला जाएगा, जनरेट करता चला जाएगा, और हर बार क्या करेगा, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिपीट करता जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। इसकी स्पेशल काइंड में हमारे पास आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है इसको। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग कहूँ, वाइब्रेटिंग कहूँ, या फिर रिपीटिंग कहूँ, एक ही बात है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑसिलेट कर रहा है, कहाँ, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के पास तरफ, कहाँ की तरफ कर रहा है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, किसकी वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स के। यहाँ पर याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना। किसकी वजह से कर रहा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। अगर वो ऑसिलेट कर रहा है और बार बार अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, बार बार उससे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है, और रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बार बार वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, ठीक है ना। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात आगे समझ में, रिस्टोरिंग फोर्स का बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे याद रखना। क्या है, आगे बताता हूँ, क्लियर यहाँ तक। अब अगर बात की जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एग्जांपल्स की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम, बॉल प्लेस इन अ बॉल, एक बॉल को हमने एक प्याले में रख दिया,
ठीक है, तो वो भी क्या है, और इससे क्या करवा दिया, हल्का सा ऑसिलेट करवा दिया, तो वो भी क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल है। तीसरा क्या है, सिंपल पेंडुलम। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन याद रखें, स्प्रिंग मास सिस्टम अगर आपको याद हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर याद करें हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ में आप क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट होता था जिसे एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर देते थे, स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके उसे एक सरफेस से एक फिक्स पॉइंट से क्या कर देते थे, फिक्स कर देते थे, और वो क्या करना शुरू कर देता था, अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देता था। लेकिन हुक्स लॉ में इस स्प्रिंग के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहते थे। क्यों नहीं कहते थे, ये कैसे मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में है। ये किसमें है, मोशन अंडर ग्रेविटी में है। जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा याद रखिएगा कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होता है। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए आइए देखते हैं भाई स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है। फिर अगर हुक्स लॉ नहीं है स्प्रिंग मास सिस्टम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में, तो फिर स्प्रिंग मास सिस्टम क्या हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम क्या है, एक सिंपलेस्ट है फॉर्म है ऑसिलेटरी मोशन की। स्प्रिंग मास सिस्टम क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, ऑसिलेटरी मोशन की, जो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरेट करता है। लेकिन याद रखें सिंपलेस्ट तो लिखा है, लेकिन ये सिंपल इतना है नहीं, इतना सिंपल ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। कौन से हैं, आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। क्या लिखा है आपके पास, क्या है आपके पास कि मैंने एक स्प्रिंग लिया है और एक स्प्रिंग के एक एंड को किसी भी मॉल से या किसी भी चीज़ से मैंने क्या कर दिया कि फिक्स कर दिया, ठीक है। जबकि दूसरे एंड पर मैंने क्या रखा है, एक मास अटैच कर दिया। उस मास के ऊपर लिखा है, मास को क्या कहा है, एम कहा है, उस मास के ऊपर लिखा है ओ। ओ क्या है, द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इट्स मीन पोजीशन, और वो मीन पोजीशन क्या है, ओ है। यानी कि पोजीशन ओ पर बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। यानी अभी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रही। और याद रखिए ये किस पे है, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली नहीं है, ठीक है। जबकि हुक्स लॉ में क्या था, वर्टिकली हैंग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो यकीनन यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। चलिए आइए देखते हैं अब क्या होता है कि मैं इसे हल्का सा क्या कर देता हूँ, डिस्प्लेस कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ और पोजीशन ओ से उठाकर, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उठाकर इसके ऊपर क्या ले जाता हूँ, पोजीशन ए पर थोड़ा सा क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डिस्टेंस एक्स पर मैंने क्या कर दिया, इसे डिस्प्लेस कर दिया। अब आप जानते हैं भाई जब इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरी पोजीशन को चेंज नहीं करो, मेरे इक्विलिब्रियम स्टेट को ख़राब मत करो। और उसके लिए क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा। क्या करेगा, वो अपोजिट फोर्स लगाएगा। उस वक्त तक तो आपको फील नहीं हो रहा होगा, उस वक्त तक तो आपको उसका फोर्स का नजर नहीं आ रहा होगा, उस वक्त तक जब तक आप इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसे क्या करवा रहे होंगे, डिस्प्लेस करवा रहे होंगे। अब आपने इसे डिस्प्लेस करवा दिया पोजीशन ए पर, क्या कर दिया, पोजीशन ए पर फोर्स लगाकर आपने इसे डिस्प्लेस करवा दिया। अब क्या होगा, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाकर पोजीशन ए पर डिस्प्लेस करवाएंगे तो इसके अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर होना शुरू हो जाएगा, एक फोर्स स्टोर होना शुरू हो जाएगा, अपोजिट फोर्स स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जो क्या करेगा, उससे दोबारा से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। यानी कि उस फोर्स को क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अभी जैसे पहले बताया था, रिस्टोरिंग फोर्स का क्या काम होता है भाई, वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही आप देखें, आप क्या करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया। जो डिस्प्लेसमेंट आपने जनरेट किया है पॉइंट ए तक, वो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रही है किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर, जो क्या करवाएगा, इसे ऑसिलेट करवाएगा, यानी उस ऑब्जेक्ट को पोजीशन ओ से दोबारा कहाँ लेकर आएगा, पोजीशन ओ पर लेकर आने की कोशिश करेगा। वो कौन है, रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं तो हुक्स क्या कहता है, हुक्स का एक लॉ है जो कहता है कि किसी भी स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था, F = kx। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन हुक्स लॉ नहीं है, तो फिर आपने उसकी इक्वेशन क्यों यूज़ की, सिस्टम तो स्प्रिंग मास का ही है ना, ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पर माइनस नहीं होता था, यहाँ पर माइनस क्यों है, यहाँ पर माइनस इसलिए है कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों किस डायरेक्शन में थी, सेम डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में।
डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ के डायरेक्शन में है। अगर डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है तो रिस्टोरिंग फोर्स याद रखें हमेशा कहाँ की तरफ होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो फोर्स नहीं जो मैंने इसको अप्लाई करके ओ से ए तक ले गया हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हरगिज नहीं हूँ, बल्कि किस में इंटरेस्टेड हूँ, उस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से जो फोर्स इसके अंदर स्टोर हुई है रिस्टोरिंग फोर्स, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कहाँ लेकर गया, उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि फोर्स किस डायरेक्शन में स्टोर हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया। आ गई बात समझ में यहाँ तक। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या चीज़ होती है भाई, रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेकर आता है। तो लिखने जल्दी से, क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ होगी। तो लिख लेते हैं इसको, लिख ले भाई, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन कह लूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लूँ, एक ही बात है, मीन पोजीशन। याद रखें हमेशा कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करता है, जनरेट करता है। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने लिखा भाई, एक स्प्रिंग मास सिस्टम था तो हुक्स लॉ को ही ले लिया मैंने, और हुक्स लॉ में क्या कहा था, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। और के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस बार किस में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्स क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट आपने इसे दी है, ठीक है। जबकि के क्या है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यानी कि के क्या करता है भाई, स्प्रिंग के स्टेफनेस को बताता है और सॉफ्टनेस को बताता है। स्टेफनेस मतलब उसकी हार्डनेस को, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है और कितनी नहीं है, कितना ज़्यादा हार्ड है वो या कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। के क्या बताता है, उसकी वैल्यू को बताता है, स्टेफनेस को बताता है। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, अब जब भी हम फोर्स की बात करेंगे और ये क्या करना शुरू करेगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा, तो यकीनन ये मोशन जनरेट करेगा। और वो मोशन कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन है भाई। ओके, अगर वाइब्रेटरी मोशन जनरेट कर रहा है एक सरफेस के ऊपर, तो जब भी आप मोशन की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसका, एक्सेलरेशन का। किसका, एक्सेलरेशन का। तो देखते हैं फोर्स के साथ एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की बात की जाए तो क्या होता है भाई, बोलो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2 कह दूं अगर, ठीक है। और F इक्वल्स टू माइनस के एक्स को इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। दोनों क्या है, दोनों ही फोर्स है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसको कंबाइन हुआ, आगे वर्किंग करने से पहले हम देख लेते हैं कि के कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, के को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो के किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कि यहाँ एक्स मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर अप्लाई किए गए फोर्स और डिवाइड किया जाए, कर दिया जाए डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट की गई है, तो आपको वो किसकी वैल्यू दे देगा, के की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था, 1 था। ओके, अब अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दूं तो बन जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। मैंने कहा कि मोशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन। और क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि यही वो दो चीज़ है ना जो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। मास क्या है भाई, मास तो कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट फैक्टर है। के भी क्या है,
कांस्टेंट फैक्टर है, तो अनकांस्टेंट यानी वेरिएबल जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन निकलने वाला है एक स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो रिलेशन किसके बिटवीन निकलने वाला है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन निकलने वाला है, क्योंकि मास और के क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए यहाँ इसे अरेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आपके पास ए को इसी तरफ छोड़ देते हैं और के अपॉन एम कर लेते हैं और एक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो के क्या है भाई, कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरिएबल है। अगर आपको याद हो, जब आप कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं और कोई रिलेशन लिखते हैं फिजिक्स का, तो दो रिलेशन में आते हैं फिजिक्स के कोई भी चीज़ें, अगर रिलेशन लिख रहे हैं तो दो होगा, या तो डायरेक्टली होगा या फिर इन्वर्सली होगा। ओके, अगर डायरेक्टली और इन्वर्सली रिलेशन भी है और जब आप उसे इक्वेशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस रिलेशन को, उस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और क्या करते हैं, उसकी जगह इक्वल टू के साथ कांस्टेंट लगाते हैं। कोई भी कांस्टेंट कंडीशन के ऊपर जो डिपेंड करता है वो लग रहा होता है। यानी कि अगर मैं यूं कहूं, कुछ थोड़ा सा रफली अगर देख लिया जाए कि इसी को देख लेते हैं, हुक्स लॉ में आपने पढ़ा था f इज प्रोपोर्शनल टू x, है ना, और f जब इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो इक्वल टू के साथ आपने एक कांस्टेंट लगाया था और वो k था। यानी कि प्रोपोर्शनलिटी खुद किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करने वाले कांस्टेंट के बराबर होता है। इसका मतलब अगर कोई इक्वल टू मौजूद है और कांस्टेंट मौजूद है तो वो किसके बराबर है, प्रोपोर्शनलिटी साइन के बराबर है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन के ऊपर कौन कौन से दो कांस्टेंट फैक्टर हैं, के है और एम है और इक्वल टू भी मौजूद है, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ किसमें, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में। यानी कि ये पूरा का पूरा फैक्टर इक्वल्स टू के अपॉन एम, इक्वल्स टू के अपॉन एम किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में। क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। ओके, माइनस बच गया और क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट बच गया। तो ये क्या निकल कर आ गया आपके पास, रिलेशन निकल कर आ गया किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन। कैसा है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसमें, डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ क्यों माइनस आ रहा है भाई, माइनस तो पहले हुक्स लॉ में माइनस आ रहा था, तो किस वजह से आ रहा था भाई, फोर्स की वजह से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है भाई, रीज़न पता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो देखो ये रहा मास, ये रहा ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर क्या लगा, रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। उसी के आगे वो कहता है कि वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, किसकी, फोर्स की और प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन की। तो इसका मतलब जब रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम एज फोर्स होगी, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे डायरेक्शन में हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर चले बात मान ली गई रिस्टोरिंग फोर्स की, तो जब ये रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ रुकेगा आकर, यहाँ इसको पुल करेगा अपने तरफ, तो ये ऊपर आकर रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। ऐसी तो आपकी ऑब्जर्वेशन है ना भाई कि ऐसा तो होगा नहीं। फिर क्या होगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ जाएगा, यहाँ तक तो जब उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जानी चाहिए, इसको रुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जैसे ही क्या होगा, इसे पुल करेगा और करते 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 कहाँ पर लेकर आएगा, ऊपर, पोजीशन ऊपर। तो ये रुकेगा नहीं, बल्कि क्या है, ये मूव कर रहा है, मूव करते 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 अपनी पोजीशन ऊपर आएगा और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्यों, यहाँ पर ये किसमें आपने होल्ड किया हुआ, ये किसमें, वेलोसिटी जीरो है, यानी वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। जैसे ही रिलीज करेंगे फोर्स अप्लाई होना शुरू होगा और होते 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 मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ से, और वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरफ से जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा होगा, पोजीशन ओ तक। यानी कि ऑब्जेक्ट जब ओ यहाँ ए से चलना शुरू करेगा और ओ तक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है इट्स मीन नो जीरो, जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो वेलोसिटी है, तो रुकना तो नहीं, रुकेगा ही नहीं फिर तो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा भाई, ये किस में है, मोशन में है, किसमें है, मोशन में, तो ये रुकेगा नहीं, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, क्यों, इनर्शिया की वजह से, क्योंकि ये किस में है, मोशन में है। और इनर्शिया क्या करेगा, इसकी मोशन को रिटेन करने के लिए इनर्शिया की वजह से क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, बजाय कहाँ, ओ पर रुकने के, और मूव कर कर कहाँ पर आ जाएगा, पोजीशन बी पर।
फिर रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ गया, ये वापस कैसे जाएगा। देखें हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखी, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहाँ की तरफ होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा। यहां तक आया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ गया तो अब रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ गया भाई, रिस्टोरिंग फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा है, नहीं, जैसे ही ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आकर मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से आगे की तरफ बढ़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि ओ से आगे की तरफ बढ़ गया। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, पहले ये थी, अब अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब किसकी तरफ हो जाएगा, पोजीशन ओ की तरफ हो जाएगा। ओके, पोजीशन ओ की तरफ हो गया। तो अब तो डिस्प्लेसमेंट भी आप कह रहे हैं कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो गई तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होगा, फिर तो माइनस नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होगा, अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, ओ से बी की डायरेक्शन में है। पहले देखें ओ से ए की डायरेक्शन में था, तो रिस्टोरिंग फोर्स ओ से बी की डायरेक्शन में था। क्यों, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ की तरफ खींच रहा था इसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। ओके, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आते ही, यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आते ही ये कहाँ की तरफ मूव कर जाएगा, पोजीशन बी की तरफ। अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो किस तरफ हो रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ से कहाँ की तरफ, बी की तरफ। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स से कहाँ पुल करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी, अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो याद रखें रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होती है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ओ टू बी है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, ओ टुवर्ड्स द ओ हो जाएगा, यानी मीन पोजीशन। और अगर डिस्प्लेसमेंट ओ टू ए है तो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ओ टू बी की तरफ, यानी कि उससे सॉरी ओ टू बी कह रहा हूँ, ओ की तरफ होगा, यानी कि उससे किस तरफ करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तक तो आ गई बात समझ में। अब मैंने कहा था आपको कि भाई हुक्स लॉ सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्या डिफरेंस हो सकता है, दो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है वो, एक तो वर्टिकली है, वर्टिकली मोशन है, जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या है कंडीशन, कि किस तरह से मूव करना चाहिए, हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहिए, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन याद रखें, दूसरी सबसे बड़ा फैक्टर याद रखें, हुक्स लॉ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। हुक्स लॉ में क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब आप कहेंगे सर हुक्स लॉ भी तो यही है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो एफ की जगह भी तो ए रख सकते हैं। ओके, रख देते हैं, ये ले, आपकी बात मान ली गई, बिल्कुल ऐसे रिलेशन है, मान ली गई आपकी बात। लेकिन ए अब भी मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि वो किसकी वजह से मूव कर रहा है, ग्रेविटी की वजह से। उसके ऊपर जो पुल है, जो फोर्स है, वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, यानी कि ए किस में चेंज हो जाता है, स्मॉल जी में। तो यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आई बात। तो हुक्स लॉ में क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, किसके वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। तीसरी चीज याद रखें, ये परफॉर्मेंस हम फ्रिक्शन लेस सरफेस पर कर रहे होते हैं। किसके ऊपर कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसी फोर्स नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जो इसको क्या करवाएगा, स्टॉप करवाएगा। ये एक आइडियल केस है, ठीक है ना। क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करवा देगा, स्टॉप करवाएगा, यानी इसकी मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देगा। सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है। अगर फ्रिक्शन लेस है तो क्या ये ऑसिलेशन रुकेगी कभी, बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। ये कंटिन्यूसली क्या होता चला जाएगा, होते ही चला जाएगा। जब तक दुनिया है, जब तक हमारे पास दुनिया बाकी है, तब तक ये होता ही चला जाएगा। कभी इधर जाएगा और कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला इसको खुद भी नहीं पता चल रहा कि किधर चल रहा है, ठीक है ना। और कभी रुकेगा भी नहीं, ये फिसलेगा भी नहीं, ठीक है ना। गाना सुना है ना भाई, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, मैं तो फिसल गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फिसलेगा नहीं, वो ऐसे ही क्या करता चला जाएगा, मूव करता चला जाएगा। और ये एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स तक क्या करता चला जाएगा, होता ही रहेगा। कब, जब सरफेस क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन लेस होगा। तो यहाँ तक तो बात आ गई हमें समझ में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है, और डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। तो क्या लिख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग मास सिस्टम में acceleration produced in a spring mass system is directly proportional to the displacement which is and
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। के सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसकी तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। यहाँ तक आ गई बात समझ में, क्लियर। अब देखते हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम की एनर्जी क्या हो सकती है, कब इस स्प्रिंग मास सिस्टम में एनर्जी मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो आइए देखते हैं, बहुत शॉर्टली इसका रिव्यू दूंगा आपको। दो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ एसोसिएट होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी जब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ एसोसिएट होती है। तो आइए देखते हैं कि कब इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, कब नहीं होगा, कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और कब जीरो होगा। तो देखिए क्या है, मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से यहाँ ले आया, ठीक है, होल्ड किया हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है। अगर पोजीशन ए पर, यानी एक्सट्रीम पोजीशन जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पोजीशन ए पर एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए ए की, तो कोई मोशन है, यहाँ पर तो कोई मोशन नहीं है अभी तक, तो वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जीरो। कोई भी फैक्टर जीरो से मल्टीप्लाई हो पूरा क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, जीरो। काइनेटिक क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, और बी भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, जीरो। कैसे होगी, बी पर कैसे होगा, अभी देखते हैं, पहले ओ पर आते हैं। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अपनी मेन पोजीशन से कहाँ चला गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्या इससे आगे गया, नहीं, ये इसका मैक्सिमम पोजीशन है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पर जब पोजीशन मैक्सिमम है, एक्सट्रीम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम यानी मैक्सिमम पोजीशन पर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। और सिंपल सी बात है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा है आपने, कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है काइनेटिक एनर्जी कम होता चला जाता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है, यानी कि जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। तो याद रखें, एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन ए, पोजीशन बी, दोनों पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम यानी कि जीरो है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। वो बी पर कैसे होगा देखेंगे। क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, पोजीशन ए से रिलीज कर दिया, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, फौरन खींचेगा, बोलेगा भाई अपनी जगह पे वापस आ जाओ, और कहाँ की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा, पोजीशन ओ पर। और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, पोजीशन ए पर वेलोसिटी जीरो थी, चलता गया चलता गया चलता गया, और कहाँ पर, पोजीशन ओ पर पहुंचा। पोजीशन ओ पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स सारा का सारा जो इस डायरेक्शन में था, इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायरेक्शन में, वो क्या कर लिया, यूज कर लिया। जब सारा फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम, पूरा का पूरा वेलोसिटी उसने अप्रोच कर लिया। तो पोजीशन ओ पर, शॉर्ट लिख रहा हूँ बल्कि लिख ही देते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, ओ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। वेलोसिटी क्या है भाई, मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब कोई एक्सट्रीम पोजीशन रहा जब वो पर आया, तो नहीं, जब एक्सट्रीम पोजीशन ही नहीं रहा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, जीरो, जबकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आगे बात समझिए। अब बी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और कैसे जीरो होगा, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे मैक्सिमम होगा, आइए देखते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से रुकेगा तो नहीं, आकर कहाँ की तरफ मूव करना शुरू करेगा, बी की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अब जब बी की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो इक्विलिब्रियम के लिए दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स उसे कहाँ की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ खींचने की कोशिश करेगा।
ताकि कहाँ पर आ जाए, ओ पर आ जाए, और ये कहाँ की तरफ जा रहा है, बी की तरफ। अब ये इधर की तरफ आ रहा है और कंटिन्यूसली रिस्टोरिंग फोर्स से उस तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो एक टाइम तो आएगा ना ये रुकेगा, और कहाँ आकर, बी पर आकर ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है कहाँ की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। तो बी पर आकर यानी एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आकर ये थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि बी पर भी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। समझ आ गई बात क्या किस तरह स्प्रिंग मास सिस्टम में एनर्जी वर्क करता है। ठीक है, कहाँ पर, पोजीशन ए पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा फिर, मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि कोई एक्सट्रीम पोजीशन है ही नहीं, होता इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इसी तरह पोजीशन बी पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर वापस जाने के लिए थोड़ी देर के लिए क्या होगा, रुकेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो मैक्सिमम पॉइंट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम। बात आ गई समझ में कि किस तरह से स्प्रिंग मास सिस्टम में एनर्जी अप्लाई की जाती है, एनर्जी वर्क करता है। तो यहाँ तक के लिए आज इतना ही। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब देखेंगे हम सिंपल पेंडुलम का टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।